हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स। तो सारे तो नहीं पढ़ पाएंगे हम, मगर हम वन बाय वन कोशिश करेंगे कि कुछ न कुछ हम इनको डिस्कस कर सकें। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स जो हैं तीन है हमारे पास। वन इज द स्किन, अदर वन इज लिवर, थर्ड वन इज किडनी। स्किन, लिवर और किडनी, ये तीन हमारे एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं कॉमनली। और इसके बाद अगर हम आए तो स्किन से जो चीज़, जो मटेरियल हमारा एक्सक्रिएटरी मटेरियल बनता है वो क्या है बेटा? स्वेट है। स्वेट नहीं, पसीना जो आता है, स्वेटनिंग जो है, स्वेट जिसको हम कहते हैं, स्वेटनिंग वाली जो कंडीशन है, पसीना जो है वो एक्सक्रिएशन में है हमारे पास। स्वेटनिंग, स्वेटनिंग हम कहते हैं। स्वेटनिंग बेटा पसीने को कहा जाता है। और ये स्वेटनिंग या पसीने वाली जो कंडीशन है, स्वेटनिंग या पसीने वाली जो कंडीशन है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, क्या पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर जो हम पसीने में लें बेटा? वैसे अगर आप देखें, अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखें तो पसीना हमें 24 आवर्स नहीं आता, या हर 24 घंटे में हमेशा हमारे पास जो है पसीने वाली कंडीशन नहीं होती। तो इस वजह से कुछ बुक्स जो हैं कहते हैं कि स्किन इज़ नॉट एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, क्योंकि स्किन थर्मो रेगुलेशन में मदद कर रहा है। क्योंकि स्किन जो है हमारी बॉडी में तब पसीना रिलीज करता है जब नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर कंडीशन कौन सी होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर कंडीशन जो है गर्मी वाली होती है या गर्माइश वाली कंडीशन होती है, तो उस दौरान। मगर फिर भी क्योंकि हमारे बुक ने इसको एक्सक्रिएटरी ऑर्गन माना है, क्योंकि इसमें से यूरिया रिलीज होता है। लिटिल बिट क्वांटिटी ऑफ यूरिया मिनरल्स के साथ, सॉल्ट के साथ, वाटर के साथ हम बॉडी से पास कर रहे हैं। इस वजह से तो स्किन से हम क्या रिमूव कर रहे हैं? रिमूव वाटर, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिया और साल्ट्स पास करते हैं हम। तो यूरिया के पास करने की वजह से, किसके पास करने की वजह से? यूरिया के पास करने की वजह से इसको नाम दिया जा रहा है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है। द स्किन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्सक्रिएशन बाय प्रोडक्शन ऑफ स्वेट एंड वी possess द स्वेट ग्लैंड्स। हमारी स्किन में बेटा स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। दैट आर द स्पेशल ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं, इसमें से पसीना बनता है, और पसीना हमारी बॉडी के ऊपर ठंडक महसूस करवाता है हमें। असल मकसद इस स्किन का, हमारे पास दो मेन प्रोसेस हैं। एक है आपके पास पर्सपेरेशन, पसीना दिलाना, और दूसरा है बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है माइक्रोब से। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है इसको। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इम्यूनिटी के लिहाज से, कुव्वत मदाफत के लिहाज से, एक्सक्रिएशन के लिहाज से नहीं। एक्सक्रिएटरी मैकेनिज्म में ये कंडीशन है। स्वेटनिंग में एलिमिनेट एक्सेस वाटर, साल्ट्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया बाय प्रोडक्ट्स या प्रोटीन्स के कैटाबोलिक प्रोसेस में से निकलने वाला मटेरियल जो है हम अपनी बॉडी से पास कर रहे हैं। तो स्किन स्पेशली आप देखें, स्किन, हमारी स्किन के जो बॉडी के बाहर आउटर कवरिंग है उसको हम स्किन कहते हैं, और पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ पाई जाती है दैट्स नोन एज अ स्किन। और ये स्किन बेटा हमारी बॉडी में पसीना रिलीज करती है, और इस पसीने के रिलीज करने के लिए, पसीने को रिलीज करने के लिए हमारे पास जो है स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और ये स्वेट ग्लैंड्स जो हैं ज़्यादातर वाटर, मिनरल्स या साल्ट्स और यूरिया और कुछ प्रोटीन्स का जब केटाबोलिज्म होता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन होती है, तो उनमें से कुछ मटेरियल्स रिलीज आउट होते हैं, उनको भी ये पास आउट करने की एबिलिटी रखता है हमारी बॉडी के अंदर। तो दोबारा सुन लें, स्किन हमारे पास जो है, स्किन हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन भी है, थर्मो रेगुलेशन में भी मदद कर रहा है।
और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का भी काम कर रहा है। तीन मेन फंक्शंस इस जगह पे अगर आप कहें, वन इज एक्सक्रिएशन, रिमूवल ऑफ यूरिया के लिहाज से, साल्ट्स के लिहाज से, और दूसरा है स्वेटनिंग इन्वॉल्व इन द थर्मोरेगुलेशन, और तीसरा प्रोटेक्शन की वजह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ये तीन मेन चीज़ें जो हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं या इसके साथ रिलेटेड हैं। इसको इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो एक ही लाइन है बस इसकी। सर क्वेश्चन है सर जी। यस सर, स्किन ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करती? ऑस्मो रेगुलेशन मैंने थर्मो रेगुलेशन करवाती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूटेंट सॉल्वेंट को मेंटेन करवाना, उसके लिए आपके पास किडनी अवेलेबल है। अगर एक्सेस सॉल्यूट्स को आप रिलीज करवा देते हैं या वाटर को, तो फिर आपको परेशानी होती है। नॉर्मली हमारे पास क्या है, स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है एनवायरमेंटल के नहीं। ऑस्मो रेगुलेशन में सिर्फ जब हार्ट टेम्परेचर होता है या आप ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान ये मैकेनिज्म को प्रोसीड कर सकती है। मगर नॉर्मली जब आप चल फिर रहे होते हैं, जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो उसमें इसका कोई इतना रोल नहीं है। इस वजह से तो हम कह रहे हैं कि स्किन जो है अपने काम को जब परफॉर्म करती है, जब ज़रूरत होती है बॉडी को, मीन्स जब गर्मी होती है, जब हॉटनेस होती है, तो उस दौरान ये चीज़ जो है फॉलो कर रही होती है। बाकी नॉर्मल कंडीशन में ये काम नहीं करती, जब टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो एनवायरमेंटल कंडीशन का तब। अब हम आते हैं बेटा इस लिवर की तरफ। दिस इज द सेकंड एक्सक्रिएटरी आर्गन। ये हमारी बॉडी का सेकंड एक्सक्रिएटरी आर्गन है। दिस इज लार्जेस्ट आर्गन ऑफ आवर बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पे, काम के बुनियाद पे, काम के लिहाज से हमारी बॉडी का सबसे बड़ा आर्गन जो है वो लिवर है। यू कैन सी दिस इज अ लिवर। ये पूरी स्ट्रक्चर आपको लिवर की दिखाई जा रही है जो स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको। दिस इज अ लिवर। और बेटा ये लिवर जो है रेडिश ब्राउन कलर में होता है, तेज रेडिश ब्राउन कलर में ये पाया जाता है। और इसको अगर हम स्टडी करेंगे कि इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड हैं, पहली चीज़ जो इस जगह पे दिखाई गई है वो है एरोटा। एरोटा की मदद से ब्लड इस जगह पे आता है। हार्ट, दिल जो है जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड किस में जाती है, एओर्टा में, लार्ज आर्टरी में। फिर लार्ज आर्टरी जो है इस जगह पे ब्लड लेके आती है। तो हार्ट को, इस लिवर को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी का मतलब ये होता है कि ह्यूमन एनाटॉमी के लिहाज से अगर हम कहें कि इंसान का जो लिवर है, स्पेशली उस लिहाज से हम देखें तो हमारे पास हार्ट पाई जाती है। ह्यूमन हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो किस में आता है, एओर्टा में आता है। और एओर्टा से ब्लड जो है किस जगह पे सप्लाई होता है, इस लिवर के पास। दिस इज लिवर। अब इस लिवर की तरफ जो ब्लड आ रही है वो एओर्टा की मदद से आ रही है। और उसके बाद इस तरफ एक और स्ट्रक्चर दिखाई गई है, दिस इज नोन एज हेपेटिक आर्टरी, इसको हम कहते हैं हेपेटिक। हेप्टा मीन्स लिवर, आर्टरी मीन्स जो छोटी आर्टरी ब्लड को सप्लाई करती हैं, उनके लिए वर्ड यूज करें। अब कुछ और चीजें हैं, जब लिवर से ब्लड ट्रांसपोर्ट होकर हार्ट की तरफ जाता है तो उसके लिए एक और चीज पाई जाती है, दिस इज नोन एज इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दो जगहों से आती है। एक हमारे पास लोअर बॉडी पार्ट से आती है फ्रॉम द लेग्स, वन इज फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट्स। एक जो है आपकी लोअर बॉडी पार्ट्स की तरफ से आती है ब्लड, तो उसको हम नाम देते हैं पोर्टल, सॉरी आपके इससे आती है डाइजेस्टिव सिस्टम से। कहाँ से आती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आती है। जब ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होकर हार्ट की तरफ आती है तो उसको हम पोर्टल वीन कहते हैं। एक होती है हेपेटिक पोर्टल वीन। हेपेटिक पोर्टल वीन का मतलब ये है कि इट कैरी ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टूवर्ड्स द लिवर। तो ये ब्लड इस जगह पे आती है, इस जगह पे मेंटेनेंस होती है कि लिवर के अंदर ग्लूकोज कितना रखना है, कितना ब्लड के अंदर रखना है, या लिपिड्स हैं या कोई भी चीज जो ब्लड के अंदर रिक्वायर्ड है वो उस लिहाज से मेंटेन होती है। अब दोबारा सुन लें, लिवर जो हमारे पास अवेलेबल है, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, दिस इज रेडिश ब्राउन ऑर्गन।
लार्जेस्ट बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है, ज्यादा काम करने के लिहाज से, ज्यादा वर्क करने के लिहाज से अगर हम नाम दें तो ये सबसे बड़ा है, मगर साइज में हमारी स्किन सबसे बड़ी है, मगर उसका फंक्शन थोड़ा सा कम है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दैट्स नोन एज लिवर। और लिवर जो है हमारे पास ये इस तरीके से पाया जाता है, लिवर के साथ जो है एक बड़ी आर्टरी अटैच होती है और एओर्टा से जो है छोटी आर्टरी निकलती है जिसको हम हेपेटिक आर्टरी कहते हैं। लिवर की तरफ जो ब्लड लेके आने के लिए वीन अवेलेबल है, दैट्स नोन एज पोर्टल वीन। दिस इज पोर्टल वीन। पोर्टल वीन कलेक्ट blood from the digestive system and it carry towards the ये हार्ट की तरफ जो है लेके जाती है। हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें? इंफीरियर वेना केवा की। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा जो है लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ, दिल की तरफ लेके जाती हैं। और लिवर से एक और चीज अटैच्ड होती है, दिस इज नोन एज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बेटा पित्ते को कहते हैं। हमारे पास जो गॉल ब्लैडर होता है इसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, बाइल केमिकल सब्सटेंस जमा होते हैं, दिस इज नोन एज गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर से इस पॉइंट पे, इस जगह पे एक और चीज भी अटैच होती है, दिस इज नोन एज पेनक्रियाज। ये क्या है बेटा? पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो है बाय द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये गॉल ब्लैडर बाय द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट एक कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। ये बेटा ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे ओपन होती है? निम्रा बताएं मुझे। कॉमन बाइल डक्ट हमारी जो है कहाँ पे ओपन होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में, गुड, ड्यूडेनियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनियम में। और ये कौन सी चीज कैरी करती है बेटा? मोनिका बताएं, बताएं मोनिका, बताएं बेटा। नहीं पता? अस्मा बताएं, अस्मा शेख। तो ह्यूमन एनाटॉमी के लिहाज से अगर हम देखें, लिवर के लिहाज से अगर हम देखें, तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाकर अटैच होती है और ड्यूडेनियम में अटैच होती है। ड्यूडेनियम के अंदर बाइल सिक्रिएशन करवाती है ये। और बाइल का बेटा आपको पता है कि दैट्स स्पेशली फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। So this is about the structure, or we can say the internal structure या figure of the liver। हम अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास कुछ और चीजें भी अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि लिवर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा। वैसे तो थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिवर, लिवर हजारों की तादाद में या मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म बाय लिवर, लिवर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। लिवर जो है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। और लिवर जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लिवर फंक्शन परफॉर्म करने के लिहाज से, जी बेटा पूछना है? लिवर जो है तो लिवर जो हमारे पास कॉमनली अवेलेबल है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। वन इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, जो हमें बेटा इस जगह पे पढ़ने हैं वो एक्सक्रिएशन के साथ रिलेटेड है या एक्सक्रिएटरी मैकेनिज्म के साथ रिलेटेड हैं। उनको हम कुछ न कुछ जो है उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो थोड़े से हमारे पास अवेलेबल हैं, सारे नहीं करेंगे, जो हमारे कोर्स से रिलेटेड हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वन इज द मेटाबॉलिज्म। बेटा निम्रा बताएं मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, what do you mean Sir, by it's a combined process in which two steps are involved: catabolism and anabolism. good, Catabolism means breakdown and anabolism means synthesizes. very good,
और उसके बाद जो है बेटा Thank you, sir. डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन है। डीअमाइनेशन, डीअमाइनेशन भी मैंने स्टार्ट में आप लोगों को पढ़ा है। नायाब बताएं मुझे डीअमाइनेशन क्या है बेटा? डीअमाइनेशन क्या है? डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। डी मीन्स रिमूवल, अमाइन ग्रुप का अमाइनो एसिड से रिमूव होना, दिस इज नोन एज डीअमाइनेशन। और यूरिया फॉर्मेशन हम आ रहे हैं, यूरिया फॉर्मेशन भी आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से होता है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल को भी हमें डिस्कस करना है डिटेल में कि बाइल हमारी बॉडी के अंदर बनता कैसे है, उसके पीछे रीजन क्या है, कौन सी चीजें हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बेटा कुछ पता है आपको? डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज को कहते हैं? अस्मा शेख बताएं मुझे, अस्मा बताएं, और कोई बताए वाला आप में से? आप में से कोई और बताएं, नायाब बताएं। नहीं आता। डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं बेटा टॉक्सिक, Sir, removal of toxic substances. रिमूवल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट, क्योंकि वो एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन है। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स मीन्स कोई भी चीज, कोई जहरीली चीज हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल है, उसके जहरीले असर को खत्म करें, तो उसके लिए हम स्पेशली वर्ड यूज करते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन है। वो डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं, जो जहरीले मादे हैं, ये जहरीले मादे या जहरीले मटेरियल्स जो हमारी बॉडी, जैसे अल्कोहल है, या जिस तरीके से कैफीन है, जिस तरीके से मार्फिन है, या एंटीबायोटिक्स हैं, इनको अगर हम बॉडी से रिमूव करें तो उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन का वर्ड हम यूज करते हैं। और फिर उसके बाद बेटा हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। आपको पता है हमारे सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? Which organism Smooth. is responsible Yeah. for synthesis of cholesterol? Endoplasm reticulum. Sir, steroid. एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सेल के अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करवाता है वो हमारे पास लिवर है। तो इनसाइड द सेल एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल, इनसाइड द सेल एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल। और जबकि हमारी बॉडी के अंदर लिवर रिस्पॉन्सिबल है। लिवर हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो रेडिश ब्राउन लार्जेस्ट ऑर्गन है, काम के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से, एक्टिविटीज के लिहाज से। और फिर उसके बाद अगर हम आगे आए तो दूसरी चीज है बेटा थर्मो रेगुलेशन में भी काम करता है। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मो रेगुलेशन? थर्मो रेगुलेशन तो एक अलग प्रोसेस है, हम तो एक्सक्रिएशन पढ़ रहे हैं। थर्मो रेगुलेशन कैसे होगा फिर इधर बेटा? इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन Sir, sweating with a thermoregulation ही हुई ना। स्वेटनिंग भी थर्मोरेगुलेशन में है। गुड। थर्मोरेगुलेशन का मतलब ये है इस जगह पे ये कि डायरेक्ट ये खुद टेम्परेचर को कम या ज्यादा नहीं करता। थर्मोरेगुलेशन का इस जगह पे मतलब ये है कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन होने की वजह से ज्यादा मेटाबॉलिज्म करता है। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर ब्रेक डाउन होती है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, तो उस दौरान फ्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी डेसिपेट होती है। यू नो वेरी वेल कि हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है दैट ऑलवेज फॉलो या मीन्स इट्स ओबे द thermodynamic laws. Energy nor be created nor be destroyed, it can be converted from one form to another form. Energy conversion is not 100%. Few amounts of energy become dissipated in the form of heat. That heat during metabolism release and aid into your blood that increase your temperature. तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है वो किसकी वजह से है? इस मेटाबॉलिज्म की वजह से है। तो आप गर्म क्यों हैं? आपकी बॉडी गर्म क्यों है? ये गर्मी हमारी बॉडी के अंदर किस वजह से है कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं। जब मेटाबॉलिक प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया है कि जीरो हो जाएगा हमारा, तो हम क्या कहलाएंगे बेटा? जब मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी में जीरो हो जाएगा। निम्रा बताएं बेटा आप।
यस सर, फिर से पूछें। जब हमारी बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन स्टॉप हो जाएगा या आपकी बॉडी का टेम्परेचर स्टॉप हो जाएगा, मीन्स मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा, तो आप कौन सी बॉडी कहलाएंगे? लिविंग या नॉन लिविंग? डेड बॉडी। डेड बॉडी। गुड। डेड बॉडी, नॉन लिविंग। डेड बॉडी जो है उसके अंदर थर्मो रेगुलेशन नहीं होती। या हम ज्यादातर पूछते हैं बच्चों से कि भाई एक बंदा है जो डेड हो चुका है, उस डेड बॉडी का बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे, कितना होगा उसका बॉडी टेम्परेचर? 0। उसका बॉडी 0। अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग होगा, जहाँ पे पड़ा होगा, जिस इन्वायरमेंट में पड़ा होगा, जाहिर सी बात है गर्मी वहां से ही एब्जॉर्ब करेगा ना बेटा। मेटाबॉलिक रेट इज 0, environmental temperature that directly affect on that organism। तो मीन्स कोई अगर डेड बॉडी है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंटल कंडीशन के लिहाज से बन जाता है, क्योंकि डेड बॉडी जो है एनवायरमेंटल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे आपके पास कोई लोहा पड़ा हुआ है, जैसे आपके पास कोई टेबल पड़ी हुई है, जैसे आपके पास कोई चेयर पड़ी हुई है, तो मीन्स वो गर्म हो जाती हैं, उसको आप ठंडा नहीं कर सकते। ठंडी है तो उसको गर्म नहीं कर सकते, उसका अपना एक एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है। जबकि हमारी बॉडी सर्दी गर्मी में एक ही टेम्परेचर रखती है, क्योंकि वी आर थर्मो रेगुलेटर्स। हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में, आप आ रहे हैं, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं हम डिटेल में आ रहे हैं। स्टोरेज ऑफ विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। ए, बी और डी जो हैं, ए, डी, के, ये विटामिन्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि विटामिन्स जो हैं कहाँ पे किस तरीके से स्टोरेज हमारी बॉडी के अंदर। बेटा विटामिन्स ऐसे हैं कि कभी भी आपने नहीं पढ़ा कि विटामिन्स फॉर्म योर बॉडी। विटामिन्स कभी भी आपका कोई बॉडी पार्ट नहीं बनाते, किसी पार्ट का हिस्सा नहीं है, बट दैट आर नेसेसरी फॉर व्हाट थिंग्स। विटामिन्स हमें क्यों चाहिए, कोई बता सकता है मुझे? नूर बताएं बेटा आप। Why vitamins are required for your body, but they do not form our body parts? Sir, for proper function. जी जी बेटा। Sir, for proper functions. किसके लिए? Function perform करने के लिए। विटामिन्स जो है एंजाइम्स का पार्ट है, दैट वर्क इज लाइक को एंजाइम्स जो आपने पढ़ा है। एंजाइम्स जो हैं को एंजाइम्स का काम कर रहे हैं, को एंजाइम्स का काम कर रहे हैं, को एंजाइम्स के लिहाज से ये वर्क कर रहे हैं। तो इस वजह से विटामिन्स जो हैं दैट आर द पार्ट ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर्स का पार्ट है। अगर आप विटामिन खाते हैं, आप कहते हैं बेटा आपको ताकत मिले, आपको एनर्जी मिले, तो आप नॉर्मली सप्लीमेंट यूज कर रहे होते हैं, फ्रूट नहीं खा रहे होते हैं, आप दूध नहीं पी रहे होते हैं, आपको जिसमें से प्योर फॉर्म में चीजें मिलती हैं वो आप नहीं ले रहे हैं, आप आर्टिफिशियल चीजें ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस वजह से जरूरी है हमारे लिए कि हम फ्रेश फ्रूट्स जो है वो इसको डिटेल में डिस्कस। सर मेटाबॉलिज्म को भी तो मेंटेन करते हैं ना ये विटामिन्स। हम तो मेटाबॉलिज्म करने के लिए आपको जो एंजाइम रिक्वायर्ड हैं, उन एंजाइम्स का ये हिस्सा होते हैं विटामिन्स। अगर विटामिन्स आप खाएंगे तो ये एंजाइम्स का पार्ट बनेंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल आप देखें बेटा, एक मजदूर है जो वर्कर है बेचारा, जो घर बना रहा है, क्या वो घर का हिस्सा बनेगा? नहीं बनेगा ना, वो तो वर्कर है। नो सर। हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है विटामिन्स, मगर विटामिन्स हमारी बॉडी के इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करें। इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हमारी बॉडी की कौन सी हैं? कौन सी एक्टिविटीज हैं? मेटाबॉलिज्म में मेन थिंग इज मेटाबॉलिज्म। अब हम आएंगे कार्बोहाइड्रेट की तरफ। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं। कार्बन हाइड्रोजन को मिलाकर हम नाम दे रहे होते हैं, तो दैट आर द कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप देखें इस जगह पे, तो इस जगह पे हमेशा याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन है, मगर इस जगह पे इसके साथ ऑक्सीजन भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे वाटर है H2O, इसके अंदर 2:1 ऑक्सीजन है, और प्लस अगर हम कार्बन कर देते हैं तो इट फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट, जिसका फार्मूला आपको पता है CnH2।
H2N और O-N के लिहाज से फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है. दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, CnH2nOn के लिहाज से. मगर इस जगह पे हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने नहीं आए बेटा, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को पढ़ने आए हैं. तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं? लिवर का मेन फंक्शन क्या है? लिवर प्ले मेन एंड इम्पॉर्टेंट रोल. लिवर का मेन और इम्पॉर्टेंट रोल किस चीज में है? हमारे पास ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में. ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिहाज से, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए हमारे पास किस चीज की अवेलेबिलिटी है? लिवर की अवेलेबिलिटी है. लिवर ग्लूकोज, लिवर बेटा ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज रखता है, कितना जो है स्टोर करने की कोशिश करता है? डू यू नो अबाउट दिस? मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही फर्स्ट पेज पे ही आपको पढ़ाया था कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कितनी होनी चाहिए? 90 पर 100 ml ग्लूकोज. 100 ml हम ग्लूकोज का लें और उसके अंदर 90 mg मिलीग्राम जो है हमें क्या मिलना चाहिए? उसके अंदर 90 mg जो है हमें ग्लूकोज मिलना चाहिए. 100 ml ब्लड लें तो उसके अंदर 90 mg ग्लूकोज मिलना चाहिए हमें. तो ये नॉर्मल एक लेवल है. अगर ग्लूकोज ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं बेटा? क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन रिलीज करते हैं. गुड. मींस इजाफी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए हम इंसुलिन रिलीज करते हैं. और इंसुलिन हार्मोन जो है उसका काम क्या होता है? इजाफी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना. तो मींस आप पढ़ सकते हैं इधर, लिवर प्ले इंपॉर्टेंट रोल मेंटेनेंस ब्लड ग्लूकोज लेवल में, और कंजम्पशन ऑफ फूड एक्सेस ग्लूकोज कैन बी स्टोर्ड विद इन द लिवर. किस फॉर्म में लिवर ग्लूकोज को स्टोर करता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में बेटा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में. और इस जगह पे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास फेडरल बोर्ड हो तो वो ज्यादातर कहता है कि 100 mg पर 100 ml ब्लड. और अगर जो है नॉर्मली अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्मली सिंध टेक्स्ट के लिहाज से हमारे पास ये है कि 90 mg पर 100 ml ग्लूकोज हमारे पास ज्यादातर ब्लड में अवेलेबल होना चाहिए. और इजाफी होगा तो हम स्टोर करते हैं. तो स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन रिलीज होता है. अराउंड 100 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द लिवर. ग्लूकोज का 100 ग्राम आपके लिवर के अंदर स्टोर होता है. 300 ग्राम्स स्टोर्ड इन स्केलेटल मसल्स. ग्लाइकोजन 100 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर हो सकता है और 300 ग्राम्स जो हैं वो स्केलेटल मसल्स में हमारे पास स्टोर होते हैं. तो हम वर्क करते हैं तो उस दौरान ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर यूज हो रहा होता है. एक और चीज बेटा जो है, अब बल्क ऑफ लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं लिवर के अंदर. सर लिवर जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, ट्राइग्लाइसराइड और जो डिफरेंट अदर मटेरियल्स हैं उनको भी स्टोर करवाता है. और लिवर जो है सिंथेसाइज लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड भी करता है, जिसकी तरफ हम आ रहे हैं. मैं इस जगह पे इसको थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि कुछ और चीजें आपको बता सकूं मैं. अब इस जगह पे हमने बेटा ये, तो अगर हम इस चीज को देखते हैं तो इस जगह पे ग्लूकोज हम पहले ही पढ़ के हैं. ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में. जब आप एरो इस तरफ देंगे तो इस के लिए आप इंसुलिन का वर्ड यूज करेंगे, और जब आप एरो इस तरफ ए से देंगे तो इसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे ग्लूकागॉन. बेटा मुझे बताएं कि ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से बनते हैं? Which organ is responsible for the release of these both hormones? Do you know about this? Pancreas. Pancreas. Good. Liver.
pancreas. Pancreas is responsible to release insulin and glucagon. जब ग्लूकोज की क्वांटिटी ब्लड में ज्यादा होती है, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कब कब होती है ज्यादा? जब हम स्वीट ज्यादा ले लेते हैं, जब हम केक, पेस्ट्रीज, कैंडीज, स्वीटनर्स जो स्वीट हैं वो ज्यादा खाते हैं। कभी कभार बेटा ऐसे भी हो जाती है किसी बंदे में, कोई पेशेंट भी होता है, जैसे हमारे पास डायबिटिक पेशेंट है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है नॉर्मली। तो ये डिपेंड करता है कि नॉर्मली उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के, तो आप जहन में रखें कि इजाफी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इंसुलिन है। डायबिटिक पेशेंट के अंदर इंसुलिन की सिक्रिएशन नहीं होती, इंसुलिन उनके पास सेक्रेट नहीं होता, इस वजह से इजाफी ग्लूकोज वो स्टोर नहीं कर पाते। अगर वो इजाफी ग्लूकोज बेटा स्टोर नहीं कर पाते तो फिर क्या करते हैं? जो आर्टिफिशियली इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, यूरिन में इजेक्ट आउट करते हैं, एक्सक्रिएट आउट करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी चीज इजाफी है, हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी चीज इजाफी है, अगर कोई भी चीज गैर जरूरी है, या कोई भी चीज बॉडी के अंदर नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, तो उस चीज को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक्सक्रिएटरी मैकेनिज्म पाया जाता है। तो बॉडी के अंदर एक्सक्रिएशन के लिहाज से हमारे पास ये चीज तब एक्सक्रिएट आउट होती है जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेक्रेट नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनमें इंसुलिन सेक्रेट नहीं होता, वो अपनी बॉडी से ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो इस वजह से गांव में स्पेशली इस बीमारी को मीठा पेशाब भी कहा जाता है। क्या कहते हैं कि मीठे पेशाब की बीमारी हो गई है। मीठे पेशाब का मतलब क्या है कि उसके अंदर ग्लूकोज अवेलेबल है, उसके अंदर मिठास है, उसके अंदर ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी है। तो इस वजह से गांव में स्पेशली जो पुराने जमाने में ओल्ड जो वर्ड यूज करते थे, वो कहते थे कि ग्लूकोज यूरिन के अंदर पास होना शुरू हो गया, तो इस वजह से उसकी मिठास वाली कंडीशन में एडिशन हो गई है। मगर अब जो है वही भी शुगर का वर्ड यूज किया जाता है, डायबिटिक का वर्ड यूज किया जाता है, तो ऑलमोस्ट ये कंडीशन है। अगर हम बेटा फास्टिंग में होते हैं, अगर दौरान फास्टिंग रोजे में होते हैं, या उसके बाद आप भूख में होते हैं, तो मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको खाना जो है 1 से 2 बजे तक खाना था, फिर आपने 3 बजे तक 4 बजे तक कुछ भी नहीं खाया, तो पहले आपको सेंसेशन हुई कि आपको खाना खाना चाहिए, आपको सेंसेशन हुई भूख वाली, मगर आपने खाना नहीं खाया। जब आपने खाना नहीं खाया, खाना आप लोगों ने नहीं खाया, तो उस दौरान आपको जो है एक फीलिंग होती है कि अब खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भूख तो मिट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इसके पीछे रीज़न बेटा क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे कि भाई सर क्योंकि जो ग्लाइकोजन सर हमारी बॉडी अपनी प्रोटीन से अपनी ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर को लेना स्टार्ट कर देती है। ग्लाइकोजिन है, गुड, जो स्टोर्ड उसे कन्वर्ट कर ग्लाइकोजिन है, हम इस ग्लाइकोजिन को ग्लूकागॉन की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। अब ये ग्लूकोज हमारी ब्लड के अंदर प्लस होता रहता है, क्योंकि बॉडी ने पहले आपको इंडिकेट किया कि आप कोई चीज़ खा लें। जब आप नहीं खाते तो आपकी बॉडी क्या करती है कि इजाफी ग्लूकोज जो जमा किया था उसने मुश्किल वक्त के लिए या उस परेशान टाइम पीरियड के लिए, आप उस ग्लूकोज को बाहर रिलीज करवाती है, और रिलीज करवाकर ब्लड में ऐड करवाती हैं, और ब्लड के अंदर ऐड करवाने के बाद जो है ग्लूकोज जो है ब्लड का मेंटेन हो जाए। जब ब्लड का ग्लूकोज मेंटेन होगा तो आपने पढ़ा है कि फीडबैक मैकेनिज्म अपना सेंसेशन स्टॉप कर देता है कि भाई भूख खत्म होगी, मेरा क्या। आप खाते तो पहले खाते हैं, तो भूख वाली कंडीशन कैसे खत्म होती है? जब ब्लड ग्लूकोज मेंटेन हो जाता है तो फीडबैक मैकेनिज्म जो है ब्रेन को पुश अप करना या ब्रेन को इंडिकेट करने वाला जो फंक्शन है वो स्टॉप कर देता है। तो उस दौरान पता चलता है कि ब्रेन को तो कोई मैसेज नहीं आ रहा भूख वाला, आप भले खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मगर क्योंकि आपके ब्रेन ने अपना स्टोर्ड मटेरियल यूटिलाइज कर लिया है, अब उसको कोई हेजिटेशन नहीं है, तो इस वजह से आपको भूख नहीं लगती। आप रोजे में होते हैं बेटा 2, 3, 4 दिन तक आपको भूख लग रही होती है रोजे वाले दिनों में, मगर जब स्टार्ट वाले रोजे रखते हैं तो परेशानी होती है। जब जैसे आदी हो जाते हैं तो आपको खाना या हंगर वाली कंडीशन कोई भी फील नहीं होती। क्यों फील नहीं होती? क्योंकि आपकी बॉडी अब इजाज़त आपसे नहीं लेती, उसको पता है कि ये बंदा ढीठ हो चुका है, ये बंदा अब खाएगा नहीं, इसको खाने की ज़रूरत नहीं है इतनी,
तो बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है उसको ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करवाता है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें भले। एनी क्वेश्चन? सर जी बेटा। सर सर आई हैव अ क्वेश्चन कि आपने कहा कि 90 मिलीग्राम पर 100 होना चाहिए ग्लूकोज, जी जी, आफ्टर मील या बिफोर मील है, यानी वो ये वैल्यू नॉर्मली हमारे पास है। खाने से जो पहले बंदा की या नॉर्मल है बाद? उसकी ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर 90 mg पर 100 ml ग्लूकोज होना चाहिए।